हेलो हेलो हेलो। तो कहां तक हुई है पार्टनरशिप वाली शीट? शीट पूरी होगी? नहीं नहीं, मतलब मैंने कहां तक करवाए थे? 22 23, 22 तक हो गए। यार जश्न तो पड़ता ही नहीं है। हुए तो होने तो तब थे जब तूने करने थे। क्या फिर मन नहीं किया या क्या हो नहीं रहे थे? फिर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तुमने किए 22 तक सारे? तूने 25 तक? तेरी होगी शीट पूरी है? कोई ना। तुमने कहां तक किए? 25? ये तो झूठ पकड़ा गया है। 22 तक तो मैंने करवाए थे। कहाँ करे हैं? नहीं तो इसके जो बीच बीच में रह गए थे वो क्वेश्चन कहाँ करे हैं? हाँ हाँ कोई ना, फिर क्या हो गया? तो देखने में क्या जा रहा है? पार्टनरशिप नहीं करा? अरे तो माँ मेरी वही। चलो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये 23 में हो गया? 23 मत हो जाएगा अब तुम भी भाई। क्या करूंगा? कराओ ऐसी तैसी अपनी। चलो ये करो पहले एक बार। A and B started a business. B invest 8,000 more than A, and both invested for 12 months and 8 months respectively. If total profit is 22,000 and profit of B is 2,000 more than A. मोर देन ए आएगा यहाँ पे। फाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है। अब कल मैंने बताया था कि प्रॉफिट ऑफ ए डिवाइड बाय प्रॉफिट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। अब मुझे टोटल प्रॉफिट जो दिया हुआ है 22,000 दिया हुआ है, और मुझे बोला गया कि जो बी का प्रॉफिट है ना वो ए से 2,000 ज्यादा है। टू टाइम प्रॉफिट ऑफ ए दैट इज 20,000। तो प्रॉफिट ऑफ ए जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 10,000। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ ए 10,000 आ गया और बी का 12,000 आ गया। तो अब यहां पे वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। 10,000 डिवाइड बाय 12,000। अब हमें यहां बोला गया कि जो बी की इन्वेस्टमेंट है वो ए से 8,000 ज्यादा है ना? तो अगर मैं ए की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे एक्स रखूं तो बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स प्लस 8,000 है। इधर मल्टीप्लाई बाय 12, इधर मल्टीप्लाई बाय 8। आ जाओ, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए ना? 5 6 3 4 और 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5x प्लस
40,000 इज इक्वल टू 9x। 4x की वैल्यू आ गई 40,000 और x की वैल्यू यहां पे आ गई 10,000। तो एक का 10 है और दूसरे का कितना हो जाएगा फिर 18। ठीक है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार, पता नहीं क्या करूंगा। की करिए, दे दिए शी दी ना दी। करें आगे। ये करो। सौरभ शर्मा क्लास मिल गई थी भाई उस दिन वाली, अपलोड कर दी थी मैंने। हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है और टोटल में से ए का प्रॉफिट दिया हुआ है ना। जब टाइम मेंशन नहीं होता तो टाइम तुम सबके लिए इक्वल मान सकते हो कि हर किसी ने 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ऐसे इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो जब टाइम इक्वल है तो टाइम को मैं, क्योंकि रेशियो में वो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें प्रॉफिट ऑफ ए दिया हुआ है और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसे मैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट के इक्वल लिख सकता हूं ना, क्योंकि टाइम तो इक्वल था ना सबके लिए। तो टाइम वाला फैक्टर तो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। वैल्यूज पुट करते हैं। ए का प्रॉफिट है 2500, टोटल प्रॉफिट है 10,000। ए की इन्वेस्टमेंट है 2,000 और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी बन रही है 5,000 प्लस एक्स। ये इधर चला गया तो 5,000 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 3,000। ठीक है ना। डन। ये करो। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें देखियो 42। वो वो ना तब मान लो ऐसे होता है, अगर मान लो एक तो वहां पे पीछे रिस्पेक्टिवली लिखा होता और दूसरा, या मान लो जैसे 33,000 27,000 और एक ऑप्शन दिया होता 27,000 33,000, तो पजल हो जाता है बंदा। अदरवाइज अगर ऐसे लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
A and B started a business with investment of 40,000 and 60,000 respectively. If total profit amount is 60,000, after 1 year, half of the total profit distributed between them equally. जो टोटल प्रॉफिट 60,000 था ना, इसका हाफ यानी कि 30,000, 30,000 हमने दोनों में बराबर बांट दिया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा 60,000 था, 60,000 डन, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। जो ये वाला हाफ है ये दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया, मतलब ए को भी 15,000 मिला, बी को भी 15,000 मिला। ठीक है, जो बचा हुआ 30,000 था वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, जो इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो थी वही इनके प्रॉफिट की रेशियो होगी, है ना। और मैंने बोला कि जब टाइम मेंशन, वैसे तो टाइम दिया हुआ है एक साथ, है ना, इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी, दैट इज 40K इंटू 1, 60K इंटू 1, तो ये 2:3 आ गया, है ना। तो हम इसे 2:3 में डिवाइड कर देंगे। 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 30,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, तो 2 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 12,000 और 3 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 18,000। तो ए का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, एक तो ये 15,000 और ये 12,000। बी का प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 प्लस 18,000, तो 27 और 33। ठीक है, समझ गए। करें आगे, ये करो। अब टोटल प्रॉफिट जो है वो 30,000 का है। 30,000 में से 5,000 तो ए को दे दिए गए, क्योंकि वो मैनेजमेंट वगैरह कर रहा था, उसकी सैलरी लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो वो 30,000 में से 5,000 तो ए को दे दिए, पीछे बचे 25,000। अब इस 25,000 को हमने उनकी इन्वेस्टमेंट के जो था उस रेशियो में डिवाइड किया, तो ये जो हमारा है 2:3 बन रहा है। 2 और 3 5 हो गया ना, 5 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 1 की 5 तो 2 की आ गई। ठीक है ना, ये ए की इन्वेस्टमेंट होगी, ये बी की, मतलब प्रॉफिट वाला। ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15,000।
ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 15,000। डन। अब ये भी सेम वैसे ही है। 40,000 का 10% तो ए को दे दिया क्योंकि वो वहां पे संभालता था, है ना। 40,000 का 10% बनेगा 4,000, पीछे कितना बच गया? 36,000। 36,000 को हम उनके इन्वेस्टमेंट वाली रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही है ना। यहाँ पे भी 10% ए को पहले ही दे देंगे 80,000 में से, बच गया जो पीछे 72,000, उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी की जो रेशियो बन रही है उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। डन। ये करो, चलो ये थोड़ा सा उल्टा है। गुड मॉर्निंग। इस पहले तो हमें टोटल प्रॉफिट देके किसी एक इंडिविजुअल का पूछा होता था, अब एक इंडिविजुअल का देके टोटल प्रॉफिट पूछा हुआ है। अब तुम टोटल प्रॉफिट ना पहले कुछ लेट कर लो यहाँ पे। ऐसा नंबर लेट करो जिससे तुम्हें लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। तो मैंने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को 100x लेट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट 100x लेट कर लिया, इसका 10% यानी कि 10x ऑलरेडी ए को आ गया, पीछे बच गया 90x। 90x जो है वो 2:3 में डिवाइड होगा। 90x 2:3 तो समझ आ रहा है ना क्यों आया? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट 20 और 30 थी, जो रेशियो उसका था वही इसका हो जाएगा। तो ये बन गया 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 90x, 1 यूनिट की वैल्यू 18x, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 36x और इसकी 54x। ठीक है, तो अब ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 46x, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 18400। एक्स की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 400। टोटल प्रॉफिट कितना लेट किया था? 100x, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 100 इंटू 400,
40,000। ठीक है ना, डन। हो जाएगा ना। चलो ये करो। एक चीज तुम ऑब्जर्व करना कि भाई तुम जब लेट करते हो ना, तो तुम लेट किस तरीके से करते हो उस पे भी तुम्हारा क्वेश्चन डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन इजी होने वाला है या डिफिकल्ट होने वाला है। अब देखो टोटल प्रॉफिट जो मैं यहां पे लेट करूंगा ना, टोटल प्रॉफिट यहां पे मैं लेट कर रहा हूं 100x प्लस 5,000। ठीक है, ये वाला 5 तो सीधा ही ए को आ गया। पीछे जो 100x हमारे पास बच गया, अब ये मेरे लिए 40,000 और 60,000 का रेशियो क्या बन रहा है, 2:3। 2:3 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 2 की वैल्यू आएगी 40x, 3 की वैल्यू आएगी 60x। ठीक है, तो अब ए का टोटल प्रॉफिट ये बन रहा है, दैट इज इक्वल टू, ए का ही दिया हुआ है ना, 27,000। तो 40x की वैल्यू आ गई 22,000, x की वैल्यू आ रही है ठीक है। अब 100x कितना बन जाएगा फिर हमारा, 5 के पीछे 3 जीरो, प्लस में 5,000, तो टोटल कितना हो गया ये 60,000। ठीक है, वहीं अगर तुमने मान लो टोटल प्रॉफिट कल्ला 100x सेलेक्ट किया होता, तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। ठीक है ना, अब ये चीज को भी समझो। ठीक है, जो चीज गिवन है वो तो गिवन है, जो नहीं गिवन सिर्फ उसको लेट करना है। 5,000 तुम्हें पता ही है, उसके अलावा जो बच गया प्रॉफिट में उसे लेट कर रहा हूं बस। ठीक है, ये करो चलो। बस इसमें भी ये समझ लेना कि अगर मान लो 100% में से 15% सी को दे दिया, 10% ए को दे दिया, पीछे बच गया 75। 75% को इनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो।
आंसर टोटल प्रॉफिट अगर 100x था, इसमें से 10x ए को चला गया डायरेक्ट, 15x सी को चला गया, पीछे बच गया 75x। 75x जो है वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, जो कि बन रहा है 6, 7 और 3। ठीक है, 13, 16। यहाँ पे मुझे सी का अगर प्रॉफिट निकालना है, ये 3 यूनिट की वैल्यू, पहले तो बन रहा है 16 यूनिट। 16 यूनिट बन रहा है 75x के बराबर। एक हो गया 75/16 और 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो सी का टोटल प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 15x प्लस में 75 गुणा 3x डिवाइड बाय 16। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ रहा है? 4650। 15 के टेबल पे कट रहा है ये 5, 15 × 45, 1 0। तो हमारे पास आ गया x प्लस में 15x/16, तो ये बन गया 31x/16। x की वैल्यू आ गई 160। तो 100x बन जाएगा हमारा 16,000। ठीक है, कोई डाउट? हो जाएगा ना अब ये? तो पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट होता है। बोल बोल। दिखा क्या है? तू कैसे कर रहा था? 15 मंथ लिखा हुआ है, 15। तो ये तेरा यहाँ पे 14 आएगा ना? ये बी का जो तूने 6 गुणा 12 लिखा हुआ है ना, 8 + 6 14 नहीं हो जाएगा फिर? ये 3/4 मोर ऑफ हिज, मतलब इंक्रीज करा ना उसने। नहीं, ठीक है ना? और दिखा, क्वेश्चन दिखा। अरे ये कुछ और ही खुल गया। दिखा। ये इंक्रीजेज है, यहाँ पे भी तूने गलती करी हुई है। ये 5 गुणा 5 आएगा, 5 गुणा 3 नहीं आएगा।
और भी है कोई? देखो चलो आगे। चलो भाई, एवरेज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अब एवरेज को इस तरीके से समझना कि एवरेज मतलब हमने जो भी था उसको कलेक्ट किया और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना? जो भी था वो कलेक्ट किया और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एवरेज का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना? अब जो भी हमारे पास डाटा होता है ना, उसको ना मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। या तो जो हमारा डाटा है वो एपी में होगा, या फिर वो एपी में नहीं होगा। ठीक है? तो जब भी डाटा एपी में होगा ना, उसके लिए कुछ कुछ मतलब ट्रिक्स या कुछ कुछ ऐसे शॉर्टकट हमारे पास होते हैं। जब भी तुम्हारा डाटा एपी में होगा ना, तो तुम एवरेज जो है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से निकाल सकते हो, या फिर सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से निकाल सकते हो। ठीक है? या फिर वही चीज, मतलब कि स्टार्टिंग से जोन से नंबर की टर्म ले रहे हो, लास्ट से भी वही नंबर की टर्म लो, उन दोनों का सम करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, कि थर्ड प्लस थर्ड लास्ट डिवाइड बाय 2। और ये कब होगा? जब डाटा हमारा एपी में है। ठीक है? इस एक फॉर्मूले से हम लोग काफी क्वेश्चन बड़े इजीली कर लेते हैं। जैसे हमसे कई बार पूछा जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, इस तरीके से। ठीक है? अगर मैं यहां पे लिखूं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते एन नंबर मैंने ले लिया। अब मुझे पता है कि ये एपी में, तो मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से एवरेज निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट टर्म 1 होगी, लास्ट टर्म हमारी एन हो जाएगी, तो 1 प्लस एन बाय 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। वही एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं 2n प्लस, सॉरी 2n माइनस 1 से। ठीक है? वैसे तो ये डिपेंड करता है, हम लोग 2n प्लस 1 भी लेट कर सकते हैं और 2n माइनस 1 भी लेट कर सकते हैं। अगर तो n तुम्हारा होल नंबर है, कि n को तुम 0 पुट कर सकते हो, तो तुम ओड नंबर इससे डिनोट करोगे। अगर n तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो ओड नंबर को ऐसे डिनोट करोगे 2n माइनस 1। जैसे उसमें लास्ट टर्म जो थी वो n थी, वैसे ही ओड वाले केस में लास्ट टर्म जो हमारी होगी वो 2n माइनस 1 होगी।
तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर का मतलब कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे करते करते 2n-1 इनका एवरेज है। तो ये भी एपी में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो ये डायरेक्ट हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा n 1 प्लस 2n-1 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास n। तो ओड नेचुरल नंबर के लिए इजी है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 ओड नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर 40 है। ठीक है ना। ऐसे ही एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है n+1। ठीक है, 2 + 2n डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास n+1। समझ आ गई बात इतनी। लिख लिया ये। हटा दूं। अब इसके साथ साथ है ना, तुम्हें ना एक समीशन के 3 फॉर्मूले भी याद रखने हैं। समीशन ऑफ n, समीशन ऑफ n स्क्वायर, समीशन ऑफ n क्यूब। अब इनका मतलब क्या होता है? समीशन ऑफ n का मतलब कि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते n तक। अगर मुझे पहले n नेचुरल नंबर का सम चाहिए हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। मैं तुम्हें बोलूं कि पहली 100 नेचुरल नंबर का सम बताओ, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते 100 तक, तो मैं ऐड थोड़ी करने बैठूंगा, बस यहाँ पे n की वैल्यू 100 पुट कर दूंगा। ठीक है। समीशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। फिर समीशन ऑफ n क्यूब का मतलब होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब ये बेसिकली इसका स्क्वायर हो जाता है बस, n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। लिख लिया ना इतना। अभी तक हमने एवरेज का क्या समझा? एक तो फॉर्मूला बताया, और मैंने तुम्हें बोला कि फॉर्मूला तो चलो याद रखोगे रखोगे, उसको इस तरीके से याद रखना कि हमने सब कुछ कलेक्ट किया और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले बताए। अगर डाटा हमारा एपी में है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये समीशन के 3 फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अब एपी वाले केस में ही आगे और चीज देखो कि डाटा अगर एपी में ही है और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो अगर ओड है, कि टोटल ऑब्जर्वेशन मान लो 5 है, 7 है, 11 है, 15 है, उनका जो नंबर है वो ओड है,
ठीक है ना? हाँ, क्यों? है? जाओ फिर। अंदर देखना उधर, वो गेट खोलना सामने। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा अगर ओड है तो इस केस में जो हमारी मिडल टर्म होती है ना, जो हमारी मिडल टर्म होती है वही हमारा एवरेज होता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अभी टोटल टर्म कितनी होगी? 7 होगी ना। यहां पे मिडल टर्म कौन सी है हमारी? ये वाली, ये मिडल टर्म है, तो यही इनका एवरेज है। चाहे तुम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से करके देख लो। ठीक है? या फिर तुम बस यही याद रखना कि जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होंगी तो जो मिडल टर्म है वही हमारा एवरेज होगा। ठीक है ना? याद रहेगा इतना? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। हटा दो इसे, लिख लिया ये? हाँ, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो वही केस है कि भाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, उसमें तुम ये भी कर सकते हो कि भाई मान लो वो n है, ठीक है ना? तो n/2 हमारी मिडल टर्म हो जाएगी। जैसे मान लो टोटल 8 टर्म है, तो फोर्थ प्लस फिफ्थ, इन दोनों का एवरेज, वो पूरे उसका एवरेज बन जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लो टोटल 10 है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट से भी हो जाएगा, बट अगर तुम दो मिडल टर्म का एवरेज लोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है? इवन में दो मिडल टर्म होती है, पांचवी और छठी। टोटल 20 है तो 10वीं और 11वीं। टोटल 30 है तो 15वीं और 16वीं। ठीक है ना? तो 15वीं प्लस 16वीं टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है? करो एक बार इसे। क्या बताया था इसके लिए? n+1 डिवाइड बाय 2, है ना? तो 20+1 डिवाइड बाय 2, 10.5। ठीक है? ये करो, इसे करो ट्राई।
आंसर देखो 25 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर इज 25। तो यहां से मुझे इतना तो पता चल गया कि जो मेरा डाटा है वो एक एपी में है, 25 है, तो मिडल टर्म कौन सी होगी 13th, तो 13th टर्म हमारी 55 होगी। ये चीज समझ में आई, क्योंकि जो एवरेज है वही मिडल टर्म है ना, जो एवरेज है वही मिडल टर्म है। अब हमसे पूछा हाईएस्ट 25th टर्म, टोटल 12 का फर्क है और जो इनके बीच में डिफरेंस है वो 2 का है। दो कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस जो है वो 2 का है, तो टोटल यहां से लेके यहां तक 24 का डिफरेंस हो जाएगा ना। समझ आ रही है ना बात ये। तो 25th टर्म हमारी क्या हो जाएगी 55 प्लस 24, ठीक है, समझ आ गई बात। करें आगे। एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 93। अब ये 8 आ गया तो मतलब कि 4th प्लस 5th डिवाइड बाय 2 ये 93 दे रखे। इसमें वैसे ही मेरे को पता चल गया कि भाई हाँ 93 है, तो एक 90 इधर 2 आ जाएगा, इधर 94 आ जाएगा। 4th टर्म जो है वो 92 होगी, 5th टर्म जो है वो 94 होगी, ठीक है, ठीक है ना। चाहे तुम इसको ऐसे देख लो कि भाई इसको एक को x कर लो, एक को x प्लस 2 कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 2x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 आ गया 93, x की वैल्यू आ गई 92, कि 4th टर्म 92, 5th टर्म 94। हमसे पूछा गया देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम, फिर 6th आ गई 96, 98 और 100। ये 6th होगी, 7th होगी, 8th होगी, ठीक है, समझ गए ना बात। मतलब इवन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है ना, जैसे 8 है ना, तो जो एवरेज है, बस तुम ये देख लो कि जो एपी बन रहा है उस एपी का डी क्या है, उस एपी का डी क्या है। तो जो भी एवरेज हमें दिया हुआ है डी बाय 2 से पहले वाली टर्म आ जाएगी, डी बाय 2 से उससे अगले वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसमें इस केस में हमें 93 दिया हुआ है और हमें पता है डी की वैल्यू 2 है, तो इधर मैंने माइनस डी बाई 2 करा 92 आ गया, इधर मैंने प्लस डी बाई 2 करा 94 आ गया, तो मिडल 2 टर्म्स मेरे पास आ गई, ठीक है ना, मिडल 2 टर्म्स मेरे पास आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब इसमें भी एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 6। 5 कंसेक्यूटिव है तो मतलब कि जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हमारी क्या होगी 6। अब तो सेकंड हो जाएगी 5th, फर्स्ट हो जाएगी 4th, ठीक है, इजी है। अब एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 42। 15 का मतलब मिडल टर्म होगी हमारी 8th, 8th टर्म जो है वो 42 है, 8th टर्म जो है वो 42 है, तो 7th होगी 41 और इधर हो गया ये 43,
इन तीनों का सम हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, समझ आ रही है बात? चलो इसको करो ट्राई, अपनी तरफ से भी दिमाग लगाना, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ, मतलब जितना जो थ्योरी थी वो मैंने बता दी, उसको अप्लाई करने के लिए खुद से भी सोचो।
आया आंसर इसका 50। जो मिडल 3 नंबर है ना, मतलब 25 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो 13th टर्म को अगर मैं कुछ मान लो x सेलेक्ट कर लेता हूं, तो 14th टर्म हमारी हो जाएगी x+1 और 12th वन हो जाएगी x-1। ऐसे ही ना, इनको अगर तुम एवरेज निकालोगे तो कितना बन रही है 3x/3 दैट इज इक्वल टू 63। x की वैल्यू क्या आ गई 63। पूछा क्या हुआ हमसे स्मॉलेस्ट नंबर, अब मुझे फर्स्ट नंबर चाहिए। 12 का डिफरेंस आ रहा है और एक में डिफरेंस 1 का है, तो 12 गुणा 1 12। तो अगर 13वीं टर्म 63 है तो इसमें से 12 माइनस करके फर्स्ट टर्म जो मेरी आ रही है वो आएगी 51। ठीक है, समझ आ गई ना बात। अब इसमें देखो इन 20 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एवरेज ऑफ 2 मिडल नंबर इज 40.5। फाइंड द सम ऑफ 4 मिडल नंबर। अब एवरेज जो है वो अगर 40.5 है, मैंने क्या बताया 20 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो यहां से 10th टर्म और 11th टर्म मुझे निकालनी है, तो वो कैसे आएगी -d/2 प्लस d/2 से आ जाएगी। d की वैल्यू 1 है ना, तो माइनस हाफ करा 40 प्लस हाफ करा तो 41। ठीक है ना, माइनस हाफ करा तो 40 और प्लस हाफ करा तो 41। अब उसने हमसे पूछा कि सम ऑफ 4 मिडल टर्म्स, तो 9th टर्म हमारी हो जाएगी यहाँ पे 39 और 12th टर्म हमारी हो जाएगी 42। इनको ऐड कर दो। ठीक है ना, या फिर मैं डायरेक्ट इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। 10th प्लस 11th बाय 2 जो है वो 9th प्लस 12th बाय 2 है। ये चीज समझ में आती है, ये चीज समझ में आती है ना। अब यही हमारा एवरेज के इक्वल है, तो
10th प्लस 11th और 9th प्लस 12th दैट इज इक्वल टू 40.5 इंटू 2, है ना। तो ये, और इन्हें भी अगर मुझे यहां पे प्लस करना है तो 1 मल्टीप्लाई 2 और आ जाएगा बस, ठीक है ना। समझ आ गई ना बात। ये करो, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के। तो मतलब कि जो हमारी थर्ड टर्म है वो क्या है, के। फिर उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, उसने बोला व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ नेक्स्ट टू टर्म्स विल बी इंक्लूडेड, सिक्स्थ एंड सेवंथ। तो जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 हो गया तो अब मिडल टर्म कौन सी है, फोर्थ है ना। तो ये एवरेज होगी, तो फोर्थ हमारा क्या होगा, के प्लस 1, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में ये। तो अब वीडियो ही देखियो, वीडियो देखियो वीडियो। अभी पूरा बेसिक बताया था ना स्टार्टिंग में, बाकियों को आया समझ में। रुको रुको, ये नहीं, ये करो। एम माइनस, देखते हैं, आ गया आंसर। देखो अब 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो एम है। 15 कंसेक्यूटिव में मिडल टर्म कौन सी होगी, 8वीं मिडल टर्म होगी ना, ये एम है। फर्स्ट टर्म यहां थी, इससे पहले की जो 6 टर्म में थी ना वो हमने और ऐड कर दी, इससे पहले की 6 टर्म्स और ऐड कर दी हमने।
तो टोटल कितनी होगी अब 21। अब 21 का मिडल टर्म कौन सा बनेगा 11th बनेगा ना। तो 6 टर्म यहां पे, ये 7th, फिर 8th, 9th, 10th, 11th, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। तो ये m है, फिर ये m-1, m-2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी m-3। समझे बात। तो क्या एवरेज हो जाएगा हमारा m-3। ठीक है। अब आगे देखो। अब मान लो इन जनरल मान लो ये हमें गिवन है, हमें पता है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है वो ए है, कुछ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज जो है वो ए है। अब यहां पे अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करूं या कुछ सब्ट्रैक्ट करूं या कुछ मल्टीप्लाई करूं या कुछ नंबर सेम ही है, ठीक है ना। मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ मान लो ऐसे स्मॉल ए प्लस या माइनस करा, या तो सब में प्लस करा या सब में माइनस करा, ठीक है। ऐसे तो जो चेंजेस हर एक ऑब्जर्वेशन में हुए हैं वही चेंजेस यहां एवरेज में आ जाएगा, जो न्यू एवरेज हमारे पास आएगी, ठीक है। अगर यहां मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये एवरेज से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसे डिवाइड करूं तो ये एवरेज से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गई ना बात। कोई डाउट। अब इस चीज को समझो कि भाई देखो, ये तो चलो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ए जो है वो कॉमन आ जाएगा, सबसे ए कॉमन आ जाएगा इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, ठीक है। वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वाले केस में ये प्लस माइनस करने पे ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज समझेंगे हम लोग। ये लिखना तो नहीं किसी ने, लिख लो जो लिख रहा है। लिख लिया। अब समझो इधर एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब एवरेज चेंज कब होगी, या तो हमारा सम चेंज हो या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो, है ना। अगर ये दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो सेम प्रपोर्शन में चेंज नहीं होनी चाहिए। सेम प्रपोर्शन का मतलब
ऐसा नहीं होना चाहिए भी सम भी दुगना हो गया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दुगनी होगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। अब अगर सम में चेंज आता है, ठीक है, तो जैसे मान लो न्यू एवरेज मुझे निकालना है, तो न्यू एवरेज मैं कैसे निकालूंगा? ओल्ड एवरेज प्लस में चेंज इन सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जितना भी सम बढ़ रहा है अगेन मुझे वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, है ना। अब उसमें क्या था, जो पहला फॉर्मूला मैंने लिखवाया, अब x1 x2 x3 पहले तो जो सम था वो ये था, है ना। चेंज इन सम मेरे पास क्या आया था, मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में ए ऐड कर दिया था, तो टोटल कितने ए ऐड हुए? ए इंटू एन हो गया, ए इंटू एन हो गया ना ये। अब मैं इसको पूरे को ही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं, इधर भी और इधर भी। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, ये हमारा क्या बन रहा है? ओल्ड एवरेज। और यहां एन से एन कट के तो क्या बन गया ये? ए प्लस ए। समझ आ गई ना बात? अब ये तो चलो मैंने जो सबसे सिंपल वाला फॉर्म था वो तुम लोगों को बताया कि भाई जब मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में एक सेम नंबर ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बट जरूरी नहीं कि वो हर एक ऑब्जर्वेशन में ही कुछ ना कुछ ऐड करे और वो इक्वल नंबर ही ऐड करे, ठीक है ना। वो हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशन में अलग अलग नंबर ऐड कर दे, बस तुमने एट द एंड यही देखना है कि चेंज इन सम कितना आ रहा है, ठीक है ना। एट द एंड क्या देखना हमें कि चेंज इन सम कितना आ रहा है, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहले 10 नेचुरल नंबर का एवरेज 20 है, पहले नहीं वैसे ही 10 नेचुरल। अच्छा जो मैंने ये बताया ना, इसके लिए वो जर्नल, ऐसा नहीं कि डाटा ईपी में चाहिए कुछ भी, वो जर्नल है बस। अगर मैं हर एक नंबर को 20 से डिवाइड कर रहा हूं तो एवरेज भी 20 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1। समझ आ गई बात? हर एक नंबर को मैं 18 से इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज मतलब प्लस कर रहा हूं, तो एवरेज में भी 18 से इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 85। हर एक नंबर को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एवरेज भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें पहले मैंने हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो जो एवरेज थी वो भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हर एक नंबर को 20 से इंक्रीज करा तो बाद में वो 20 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 120। समझ गए? ये करना। किसका हो गया टाइम? तू बताएगा मेरे को टाइम हो गया। हाँ जी, आंसर कितना? जो एवरेज था वो 50 था, पहले के से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, तो न्यू एवरेज जो है वो कितना हो गया? 105। तो 50 के की वैल्यू क्या है? 100। तो के की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है।
क्विज का बताओ। आपकी बार सिर्फ फर्स्ट टर्म 60 से इंक्रीज करी ना, तो मैंने क्या बताया, जब ऐसा कुछ होगा ओल्ड एवरेज हमारा 40 है, चेंज इन सम तो सिर्फ 60 का आ रहा है ना, 60 डिवाइड बाय 10, ठीक है। पचास, 60, 90, हाँ ठीक है ना। चेंज इन सम कितना आ रहा है, 50 प्लस 60 माइनस 20, ठीक है ना, है। ये बताओ। जो चेंज इन सम है वो है 15 इंटू माइनस 10 प्लस में 25 इंटू 20 डिवाइड बाय 40, तो कितना हो गया, 500 में से 150 गया, 350, 8.75, कितना बन रहा है, 85 और 3, ये आ गया, है ना। समझ आ गई ना बात। 85 में हमने क्या ऐड कर दिया, 8.75, अगर ये माइनस की वैल्यू आती तो माइनस हो जाता ना। ये देखो, चेंज इन सम कितना है यहाँ पे, 1 + 2 + 3 अप टू 10 डिवाइड बाय 10 मुझे करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये समीशन ऑफ n हो गया ना, n इज इक्वल टू 10 तक, ठीक है ना। तो 40 प्लस में इसका सम बन गया हमारे पास 10 इंटू 11/2 इंटू में 10, तो कितना आ गया, 45.5, ठीक है। जो ये वाला 10 है वो ये है, ठीक है। ये बेसिकली वो भी बन गया ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना। अब यहां पे चेंज इन सम क्या आएगा, 1 + 3 + 5, 10 टर्म है, तो 10th टर्म बनेगी 2 × 10 - 1, है ना। अब ये जो वैल्यू हमारे पास बन रही है, ये एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर बन रहा है ना, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर का क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो 40 + 10, 50, ठीक है ना। कोई डाउट।
कर लोगे ना अब ये सारे? यहां पे भी हो जाएगा 65 + 25 90। यहां पे इवन नंबर का आ जाएगा। ठीक है, ये शीट 1 कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बाकी फिर कल शीट 2 कल करेंगे। कल सुबह 9 बजे आ जाना, संडे को क्लास होगी कल। ठीक है।